नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में छात्र संघ समारोह आयोजित, सीएम धामी ने छात्रों को किया संबोधित। ऊर्जा, संकल्प और नवाचार की सोच ही भारत की दिशा। पीएम मोदी का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा, मुख्य सचिव और डीजीपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। कार्य योजना तैयार किए जाने की कही बात। उधम सिंह नगर के किच्छा में अजीबोगरीब मामला। सड़क हादसे में हुई मौत के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुआ वाकया। चारधाम यात्रा में हर पल ट्रैक होगी यात्रियों की लोकेशन। अमरनाथ की तरह लागू होगा आरएफआईडी सिस्टम। भीड़ नियंत्रण, आपदा रेस्क्यू होगा आसान। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना, बाकी जगह शुष्क रहेगा मौसम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में आगामी यात्रा सीजन और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में आयोजित छात्र संघ समारोह में हिस्सा लेते हुए छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य शक्ति बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान भी है। उनकी ऊर्जा, संकल्प और नवाचार की सोच ही भारत के विकास की दिशा निर्धारित करती है। उन्होंने छात्र राजनीति को नेतृत्व, विकास, संगठन क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। आज आप सबकी ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ ये वातावरण देखकर सच में मैं आप सबके बीच में आकर आज अभिभूत हूं कि इतनी बड़ी संख्या में ये नौजवानी क्या होती है, इसका नजारा आज सच में मुझे फिर से स्मरण करवा रहा है जब मैं भी आप ही की तरह एक विद्यार्थी था और छात्रों के बीच में काम करता था। भाइयों बहनों, आप सभी केवल युवा विद्यार्थी मात्र नहीं है, बल्कि इस देश का आप सब वर्तमान भी हैं और आप भविष्य के भी कर्णधार हैं। आपकी ऊर्जा, आपके सपने, आपका संकल्प यही भारत को आने वाले कल की दिशा और दशा तय करने वाला है। आज आपके बीच में आकर सच में मुझे, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप सबकी तरह छात्र होता था, उस छात्र जीवन की स्मृतियां फिर से ताजा हो रही हैं। उत्तराखंड मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस महानिदेशक ने डाट काली मंदिर से महिंद्रा ग्राउंड, गढ़ी कैंट तक तैयारियों को परखा। मुख्य सचिव ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को पीएम दौरे के दौरान सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार किए जाने की बात कही। मीडिया से अनौपचारिक वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने से एक और दिल्ली एनसीआर से देहरादून पहुंचने का समय कम होगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चारधाम यात्रा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वहीं दूसरी ओर इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बूस्ट मिलेगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए।
उत्तराखंड परिवहन निगम के चालक और परिचालकों ने अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा से मुलाकात की। 4 महीनों से वेतन और 5 महीनों से पीएफ न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा को एक पत्र सौंपकर अपनी आर्थिक परेशानियों से अवगत करवाया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार सेवाएं देने के बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा। इससे उनके परिवारों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री से मांग की है कि उनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द बकाया वेतन और पीएफ का भुगतान करवाया जाए। वहीं परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा वेतन न देने की शिकायतें सामने आई हैं। परिवहन विभाग ने नया टेंडर जारी कर दिया है और जल्द ही ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर कर्मचारियों का भुगतान कराया जाएगा। से कर्मचारी आज मेरे से मिले और मेरे संज्ञान में आया कि पिछले 3-4 महीनों से तनख्वाह जो है जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसने नहीं दी है और ना ही उसके द्वारा पीएफ और ईपीएफ जमा किया गया। तो ये मामला गंभीर है, संज्ञान में लिया गया। मैं समझता हूँ कि अभी टेंडर नया परिवहन विभाग द्वारा कर दिया गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टेंडर दोबारा किया गया है। तो बहुत जल्द का संज्ञान लेके जो इसकी सैलरी रुकी हुई है ठेकेदार से बात करके उसकी जो जमानत राशि होगी उसको जब्त करके सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दी जाएगी। लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा कलमठ निर्माण कार्य लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। शनिवार को मायावती तिराहे के पास सड़क खुदाई के दौरान एक डंपर नाली में धंस गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि एनएच द्वारा कई जगहों पर कलमठ निर्माण के तहत सड़क खोदी गई है। इसी बीच रेत लेकर आ रहा डंपर कीचड़ भरी नाली में फंस गया। डंपर को निकालने की कई कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इससे सड़क के दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम में स्कूल बसें, रोडवेज बसें और सैकड़ों छोटे बड़े वाहन फंस गए। खासकर स्कूली बच्चों और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड महिला आयोग लगातार काम कर रहा है और इसी कड़ी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति महिला आयोग अति संवेदनशील है और उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में होने वाली बैठक में प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसमें संसद की संख्या को दोगुना किया जाएगा और उसे दोगुनी की संख्या का 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो दृढ़ संकल्प है महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया देश भर की महिलाओं को, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व अपने आप में एक मजबूत प्रतिनिधित्व होता है। और उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में कहूंगी कि क्योंकि उत्तराखंड की नारी अपने आप में बहुत सशक्त और मजबूत है, जब उन्हें कहीं नेतृत्व करने का मिलेगा तो निश्चित ही वो बखूबी से नेतृत्व करेंगी और कर भी रही हैं। और अभी पंचायतों में आपने देखा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी महिलाएं हैं, पंचायतों में 50% आरक्षण के आधार पर वो अपने सदन में अपनी बात रख पा रही हैं। तो निश्चित ही मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि यह बहुत बड़ी सोच के साथ बहुत बड़ा कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का करती हूँ। मंगलौर पुलिस ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल का शानदार उदाहरण पेश किया है। पिछले 3 महीनों के भीतर पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से 155 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इतना ही नहीं, इनमें से करीब 25 मोबाइल फोन जिनकी कुल कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है, आज उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए गए। मंगलौर कोतवाली परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि CEIR पोर्टल मोबाइल के IMEI नंबर के आधार पर काम करता है, जिससे चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक करने के साथ साथ ट्रैक भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई मोबाइल वो व्यक्ति के हाथ में पहुंचता है और जब नया सिम इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी लोकेशन और डिटेल सिस्टम में आ जाती है, जिससे पुलिस को उसे ढूंढने में मदद मिलती है। थाना खुद उसको संपर्क करता है और उस मोबाइल को ट्रेसिंग में लगा देते हैं। अगर मोबाइल पूरा का पूरा कहीं रन होता है,
आज आपने देखा होगा कई ऐसे लोग थे जिनके मोबाइल 9 महीने बाद भी मिले हैं। और पिछले 3 महीनों में थाना मंगलौर ने 155 मोबाइल लौटा दिए, करीब 200 के आसपास मोबाइल इनके यहाँ से मिसिंग है। तो ये अच्छी बात है, थाना की जो पुलिस है या उत्तराखंड पुलिस रूटीन वर्क करने के साथ साथ जो लोगों की गलतियों से, लापरवाही से चीजें मिस हो रही है, उन पे भी काम कर रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। इंट्राक फैक्ट्री के कर्मचारी रामवीर सिंह की सड़क हादसे में मौत के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। रामवीर 8 अप्रैल की रात ड्यूटी से घर लौट रहे थे, तभी NH 74 पर उनका ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया। फैक्ट्री के CCTV फुटेज में यह हादसा कैद हुआ है, जिसमें चालक को बाद में JCB बुलाकर ट्रॉली हटाते हुए भी देखा गया। जब परिजन और फैक्ट्री कार्मिकों ने मौके की जांच की तो वहां से कटा हुआ हाथ बरामद हुआ, जिससे सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर खुदाई करवाई, लेकिन शव नहीं मिल पाया। बाद में पुलिस ने शव को घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर किशनपुर रोड से बरामद किया। पुलिस को आशंका है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को दूर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की बात कह रही है। चारधाम यात्रा में अब श्रद्धालुओं की हर गतिविधि पर डिजिटल निगरानी रखने की तैयारी की जा रही है। अमरनाथ यात्रा की तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया गया है, जिससे प्रशासन को हर समय यह पता रहेगा कि कौन यात्री कहां है और किस रूट पर कितनी भीड़ है। इससे आपदा और भीड़ प्रबंधन दोनों में काफी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 3800 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई। इसके अलावा बाकी जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। पिछले कुछ दिन से बारिश, ओलावृष्टि और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते ठंडक महसूस कर रहे उत्तराखंड वासियों के लिए अब राहत भरी खबर है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में मौसम अब स्थिर होने लगा है और आने वाले दिनों में ज्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब कमजोर पड़ चुका है। इसी वजह से भारी बारिश या फिर तूफान जैसी कोई बड़ी गतिविधि फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के तहत लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिल गई है। नगर की सड़कों का हॉट मिक्स और इंटरलॉकिंग से कायाकल्प होगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग, आवास और सरकारी भवनों का निर्माण किया जाएगा। कई प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण के साथ हेलीपैड और मिनी स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। शासन आदेश जारी होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। समस्त क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। लोहाघाट नगरवासियों की तरफ से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने होली महोत्सव में आकर के होली महोत्सव की शोभा बढ़ाई और साथ ही साथ विभिन्न जो हमारी कार्य योजनाएं थी, विकास कार्य थे, उनकी घोषणा की और उसके फलस्वरूप आज उन घोषणाओं का जियो जारी हो चुका है और जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की सड़कें हैं और विभिन्न मंदिरों का सौंदर्यीकरण और लोहाघाट नगर में रामलीला मंच में जो हमारे दर्शक दीर्घा थी, उसमें दर्शकों को बैठने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। उसको देखते हुए पहाड़ी शैली में दर्शक दीर्घा का निर्माण और हमारे पर्यावरण मित्रों को किराए में भी मकान नहीं मिलती थी, इसको देखते हुए उनके समूह ये बात रखी गई। तो उन्होंने इस बात को भी ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मित्रों के आवास और जो नगर पालिका कर्मचारी हैं उनके लिए आवास। विकासनगर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। नाराज अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल किताबों, कॉपियों और यूनिफॉर्म के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं और उन्हें एक तय दुकानदार से सामान खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही बिना सूचना के फीस में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है।
इससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है उनका एक सिंडिकेट चल रहा है कि प्राइवेट स्कूलों ने जो है एक एक बुक सेलर फिक्स किए हैं, और वो बुक सेलर क्या है कि उनकी जो किताबें हैं, प्राइवेट स्कूलों की जो किताबें हैं वो एक फिक्स बुक सेलर के यहाँ मिलती है, अन्य जगह मिलती है, और वो बुक सेलर मन कर उसका 10 बजे खोले, लोग अभिभावक जो है वो 6-6 घंटे लाइन में लगे और उनको बुक्स उपलब्ध नहीं हो पाए। और बुक्स के रेट इतने हाई हैं कि अगर वो वही बुक एनसीईआरटी की देखें और उस बुक के अगर रेट करें तो दुगने से भी अधिक है उसके रेट। और हर साल जो है जो फीस में परिवर्तन, कहते हैं कि जो फीस है वो उसमें बढ़ोतरी होती यह लेकिन मनमानी इस तरह से है कि उनका हर सत्र में हर वर्ष ये रहता है कि एक ही जगह बुक्स, एक ही जगह क्या है ड्रेस फिक्स रहता है उनका कि इतने का सेट इस विद्यालय से है। तो अगर भी जहाँ भी जाए, जैसे मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं तो जैसे जैन है यहाँ पे पहाड़ी वैली में, तो 9-9 9:30 बजे तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, जो दिक्कत अभिभावकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। खंड शिक्षा अधिकारी महोदया ने 6 अप्रैल को ही सभी व्यक्तिगत, प्राइवेट, सरकारी सब स्कूलों के लिए जो है एक आदेश पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने शुल्क वृद्धि के लिए किताबों का निजी बुक सेलरों से खरीदने के, और इस तरह ड्रेस की बार बार बदली करने के लिए, ड्रेस को बदलने के लिए, ऐसे सारे वो बिंदुओं के मिला करके 6 अप्रैल को एक पत्र सभी प्राइवेट स्कूलों को निर्गत किया है, और यही जो है हमने इन अभिभावकों को बताया है। किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एग्रीस्टैक योजना अहम भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत अंश निर्धारण का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी जमीन की जानकारी अब मोबाइल पर ही मिल सकेगी। भारत सरकार की एग्रीस्टैक योजना के तहत देश भर में भूमि अभिलेखों को डिजिटल किया जा रहा है और किसानों की जानकारी को एकीकृत किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी अंश निर्धारण की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस प्रक्रिया के बाद किसान अपनी जमीन में अपने हिस्से यानी कि अंश की जानकारी खतौनी के जरिए सीधे मोबाइल ऐप पर देख सकेंगे। इससे फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी और किसानों को सरकारी योजनाओं का फायदा समय पर और पारदर्शी तरीके से मिल पाएगा। साथ ही भूमि विवादों में कमी आने की भी उम्मीद है। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो ये योजना है वो एग्रीस्टैक योजना पूरे भारत सरकार ने सभी राज्यों में इसको चलाया है, और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं पहले से यहाँ पर अंश निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है, और उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अंश निर्धारण के कार्य को करवाने का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के तहत हमारे राजस्व उप निरीक्षक न केवल जनपद नैनीताल बल्कि प्रदेश की सभी तहसीलों में यह कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अंश निर्धारण जो कि किसान के लिए एक मूलभूत अब आवश्यकता बनने जा रही है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। आरटीओ जितेंद्र चंद्र ने बताया कि यात्रियों के लिए ग्रीन कार्ड की सुविधा नारसन बॉर्डर समेत हरिद्वार, ऋषिकेश, हरबड़पुर और आशा रोड़ी में उपलब्ध करवाई जाएगी। नारसन बॉर्डर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यात्रा में आने वाले बाहरी वाहनों की फिटनेस, टायर और अन्य जरूरी मानकों की जांच भी की जाएगी। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। अधिकारियों के अनुसार चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष की चारधाम यात्रा हमारी 19 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली है, और विगत वर्षों के भांति भी इस बार भी परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड की सुविधा यात्रियों को दे रहा है, जिसकी एक सेंटर हम लोग का नारसन में भी हम लोगों ने स्थापित किया है, जो कि पिछले साल भी था, जो कि आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम की सायंकाल के 6 बजे तक चलेगा। जिसमें हम वाहनों की हम लोग भौतिक दशा को चेक करेंगे, जिसमें हम उनका ओवरहैंग चेक करेंगे, उनकी छोटी गाड़ियों में डस्टबिन का चेक करेंगे, उनका टायर्स की कंडीशन चेक करेंगे। और इसी के तरह से एक आपका सेंटर हमारा हरिद्वार में भी बना हुआ है, और एक हमारा सबसे मेजर जो सेंटर है हमारा ऋषिकेश में है, और एक हरबड़पुर में भी है, एक आशा रोड़ी में भी आपके आसपास बनेगा। वहाँ चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो रही है, तो 16 तारीख से हमारे ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे नारसन चेक पोस्ट में। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि जैसे बाहरी राज्य से जो वाहन हमारे यहाँ आते हैं, और वहाँ पर लोग आकर के जितने समय पर ग्रीन कार्ड बनता है तो लोगों को रेस्ट करने की आवश्यकता होती है।
तो एक हम बढ़िया सा उनका लाउंज बनाया हुआ है, रेस्ट रूम उनका बनाया हुआ है, उसमें एसी स्थापित किया हुआ है। और उसके अलावा जो भी पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर एसी लगा हुआ है, पानी है, और हमारे सीसीटीवी वहाँ पर काम कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक हमने लगाया हुआ है, जो पूरी पब्लिक को जो चारधाम यात्रा में क्या क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए, वो वहीं पर से हम अनाउंस करके उनको बताएंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। कोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच समझौते के बावजूद हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में से संबद्ध कॉलेजों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा। कुछ कॉलेजों में राज्य और केंद्र के बीच भुगतान की खींचतान के कारण पिछले 5 साल से शिक्षकों को वेतन भी नहीं दिया गया है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रविंद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है, जिसमें कोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा करने और उनके वेतन देने के लिए कहा था। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।